नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, उसमें आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए गए, उसके साथ साथ कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं इस क्षेत्र में और कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण या उसके संरक्षण से संबंधित कार्य किए हैं और कर रहे हैं। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली बात ये करना चाह रहा हूँ कि अभी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की पूरी लेक्चर सीरीज़ जो है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपको इनकी क्लासेस करनी है। उसके साथ साथ अगर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस ज्वाइन करनी है, सृजन बैच में लेखन कार्य करना है हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में, उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबके लिए इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वीडियो के और देख सकते हैं। उस पर नंबर दिया हुआ है, नंबर है आपका ये 9519780078। उसके साथ साथ 8840751912। इन दोनों नंबर्स पर जो है आप पेमेंट करके और बातचीत करके अपनी बाकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, ये एक फ्री इनिशिएटिव है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे हम लोग विश्नोई आंदोलन की। तो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है विश्नोई आंदोलन। सामान्य परिचय मैंने कल के लेक्चर में दे दिया था, तो आज स्टार्ट होता है विश्नोई आंदोलन। तो जो विश्नोई आंदोलन था वो लगभग 500 साल पहले स्टार्ट होता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो हैं संत जम्भोजी, तो संत जम्भोजी जो हैं वो उनके द्वारा स्टार्ट हुआ। विश्नोई आंदोलन स्टार्ट कहाँ होता है, अगर सवाल ये आता है मन में, तो स्टार्ट हुआ था राजस्थान में स्टार्ट होता है। और विश्नोई आंदोलन जो है वो विश्नोई समाज से संबंधित है। आपने सुना भी होगा विश्नोई समाज के विषय में न्यूज़ में। तो विश्नोई समाज की जो भी एक अपनी परंपरा थी, जो उनकी मान्यता थी, उससे संबंधित है ये आंदोलन। मान्यता ये थी कि जो संत जम्भोजी थे उन्होंने कहा कि इस विश्नोई समाज के लोग क्षेत्रों में, वनों में पशुओं के संरक्षण को बढ़ावा देंगे, पशुओं के संरक्षण को बढ़ावा देंगे। तो तीसरा पॉइंट ये था। और इसके साथ उन्होंने एक नई प्रथा भी निकाली कि संरक्षण देने के लिए ये पेड़ पौधों की पूजा करेंगे, जिससे कि उनका संरक्षण भी हो जाएगा और एक मान्यता भी बन गई कि पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी विश्नोई समाज पेड़ पौधों को बहुत महत्व देता है, उनका संरक्षण करता है और उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार हमारे वहाँ तुलसी की पूजा होती है, ठीक है, उसी प्रकार उनके वहाँ अनेक आवश्यक वृक्षों, चाहे वो पीपल हो, बरगद हो, इत्यादि भी जो है पूजा होती है। खेजरली आंदोलन क्या था? खेजरली आंदोलन जो है 1731 के आसपास में खेजरली गांव में अजीत सिंह के द्वारा, नाम याद रखिएगा, अजीत सिंह के द्वारा, जो कि राजा थे, इनके द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। खेजरली आंदोलन एक वृक्ष के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है खेजरी का वृक्ष। ये जो वृक्ष है ये मोस्टली राजस्थान में पाया जाता है और उसके साथ साथ आपका तेलंगाना वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसे और भी जाना जाता है नोन एज ए किंग ऑफ डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कल किसी ने कमेंट किया था कि सर अपनी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए। अब एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं लगता है, मैं अपने टैबलेट पर लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा लिख रहा हूँ, बट स्क्रीन पर वो ऑब्वियस सी बात है छोटी हो जाती है। तो कोशिश करता हूँ आज से कुछ बड़ा लिखने का, हालांकि वो हो नहीं पाता दोस्तों। जैसे जो आपकी राइटिंग एक बार बन जाती है किसी भी जगह पर, जैसे अगर आपको कॉपी में लिखने की आदत है और आपको एकाएक बोर्ड पर लिखने के लिए भेज दिया जाए, तो आप उतना सटीक फॉन्ट
स्केल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। तो किंग ऑफ डिजर्ट कहा जाता है इस खेजड़ी के पेड़ को। हुआ कुछ ऐसा था कि इस पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी तीन पुत्रियां यानी कि 3 बेटियां जो हैं, वो पेड़ों को गले लगा करके पेड़ों को हग करती हैं। हग करना मतलब गले लगाती हैं, ठीक है। तो और काटने के लिए विरोध करती है। होता क्या है कि अजीत सिंह जो है, मैंने यहाँ पर शायद कुछ गलत बताया क्या, हाँ, इनका आदेश था, ये बचा नहीं रहे थे, इनका आदेश था, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियां पेड़ों को गले लगाती हैं, लेकिन अजीत सिंह के आदेश पर टोटल 363 जो उस समय का डेटा था, लोगों के साथ, जिन्होंने वृक्षों को गले लगाया, लोगों के साथ इस खेजड़ी के पेड़ को कटवा दिया जाता है। और इस रक्तपात ने फिर आगे खेजरेली आंदोलन का नाम लिया, ठीक है। अब नेतृत्वकर्ता जो थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई, ओके। और इनके सम्मान में ऐसे लोगों को अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार कौन देता है? राजस्थान गवर्नमेंट देती है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है? अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन लोगों ने पेड़ों को गले लगाया, तो उससे प्रभावित होकर आपका एक आंदोलन का स्टार्ट होता है, इसका नाम है चिपको आंदोलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चिपको मूवमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट था, ये स्टार्ट होता है आपका, कहाँ स्टार्ट होता है? तो यूपी में स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है। वर्ष चल रहा था 70s का लास्ट था, तो 1970s में स्टार्ट हुआ। उस समय हुआ क्यों? तो वृक्षों की कटाई हो रही थी, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी वृक्षों की, वनों की। कहाँ पर? तो चमोली आपका वर्तमान में अब उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई चल रही थी, तो इसको रोकने के लिए वहाँ के जो लोकलाइट्स थे, कौन थे? लोकल लोग, जो आसपास के सामुदायिक लोग थे, पास के समुदाय में पास के जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन लोगों ने उसको क्या किया कि वृक्ष थे, वृक्षों को ठीक है, ठीक है, पकड़ करके जो है खड़े हो जाते थे और कहते थे कि अगर वृक्षों को काटना है तो हमारे साथ काटा जाए, ठीक है ना, तो हमारे साथ काटा जाए। इस तरह से वृक्षों को पकड़ कर काटे जाते थे कि अगर कटेंगे वृक्ष तो हमारे साथ कटेंगे। ये किस प्रकार का प्रदर्शन था, ये भी याद रखिएगा, शांत अहिंसक, ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा। शांत है, अहिंसक है, यानी कि इसमें कोई भी वायलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नेतृत्व किया था, ये चीज़ याद रखनी है, नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्वकर्ता थे आपके SL बहुगुणा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा महोदय जो है इसका नेतृत्व करते हैं। उनके साथ साथ और लोग कौन थे? गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक। तो ये लोग और थे, परंतु सबसे ज़्यादा जिसका नाम आता है वो आता है SL बहुगुणा का, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा का। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं, कौन थे? ग्रामीण
लोग थे, जिसमें ग्रामीण महिलाएं प्रमुख थीं। आप गूगल करके इसकी फ़ोटो में देखेंगे तो फोटो में दिखेगा कि महिलाएं जो हैं पेड़ों को पकड़ करके हग कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं। और इस तरह की कोई वीडियोस तो अवेलेबल नहीं है, बट पेड़ों में ये चीज़, मतलब फ़ोटोज़ में ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक। अच्छा, बचाते क्यों थे? क्योंकि इनके जीवन यापन का, पहाड़ी इलाकों में लकड़ियों का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि लकड़ियों के घर और चूल्हे में लकड़ियाँ, यानी कि जीवन निर्वाह का एक बहुत अच्छा साधन है लकड़ियाँ। तो अपने जीवन निर्वाह, अपने पशु पक्षियों को खाने के लिए देने के लिए इस तरह की चीज़ें, ठीक है, बचाने के लिए लोग इस तरह का किए थे। तो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार जो थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी की। उत्तर प्रदेश में उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 1980 के दौर में इसको बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और सफलता प्राप्त होती है। और इंदिरा गांधी जी ने निर्णय ले लिया कि 15 साल के लिए नो ट्री कट का लिया, यानी कि कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। ठीक है। और पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन के कारण ही हो सका, यानी कि पर्यावरण जो मंत्रालय है उसका जो गठन होता है वो इसी के बाद होता है। ठीक है। अब ये आंदोलन धीरे धीरे कहाँ कहाँ पसरा? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, हिमाचल और कर्नाटक तक ये जाता है। ठीक है। तो अब इस आंदोलन में कुछ और नहीं बताना है, अगर आप कहें तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि चिपको आंदोलन एक बहुत अच्छा मूवमेंट था। ठीक है, एक बहुत अच्छा मूवमेंट था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको बता दिया। 1970 के आसपास में इसकी शुरुआत होती है, जबकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी पहाड़ी इलाके में। वर्तमान में चमोली जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। तो वहाँ के लोकल समुदाय ने ये कहा कि इन वृक्षों को अगर काटना है तो हमारे साथ काटिए, और उनको आलिंगन करके खड़े होने लगे। ठीक। सबसे पहले ये घटना हम लोगों ने देखी थी विश्नोई आंदोलन के समय। तो ये एक प्रकार का शांत और अहिंसक आंदोलन था, किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं था। इसको सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ गौरा देवी और चड्डी प्रसाद भट्ट जी ने आपका अगुवाई की। ग्रामीण महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि उनके लिए चूल्हे के लिए लकड़ियाँ, घर, ठीक है, उनके पशु पक्षियों के लिए हल इत्यादि का काम, और भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं ना आए, एवलांश ना आए, भूस्खलन ना हो, इसलिए पेड़ों का रहना बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने जो है पुरजोर विरोध किया। तो तत्कालीन जो सरकार थी इंदिरा गांधी की 1980 में, पूरी तरह से ये चीज़ें संज्ञान में आई। अनेक समाचार पत्रों ने इसको कवर किया और इसको एक भारी सफलता मिली। अंततः 15 साल के लिए नो ट्री कट, कि पेड़ नहीं कटेंगे अगले 15 साल, ऐसा आदेश आया सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया। और ये जो आंदोलन था उसकी जो आग थी वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, वरन वर्तमान उत्तराखंड कह सकते हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर हिमाचल, आपका बाएं बगल में राजस्थान, नीचे की ओर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और दाएं बगल यानी कि पूरब साइड में बिहार तक गई। तो अब हम लोग अगला आंदोलन पढ़ते हैं। अगले आंदोलन का नाम है अपिक्को आंदोलन। तो जो अपिक्को आंदोलन है आपका, अपिक्को मूवमेंट, ये मूवमेंट आता है 1983 के आसपास। अपिको कन्नड़ भाषा का एक शब्द है। अपिको क्या है? कन्नड़ भाषा का शब्द, जिसका सेम अर्थ होता है, मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, यानी कि हक करने को अपिको बोलते हैं। ये दक्षिण भारत जो है चिपको आंदोलन से प्रेरित आंदोलन था। ये चिपको से प्रेरित आंदोलन था, कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या कि उत्तर कन्नड़ जिले में वनों के संरक्षण हेतु
चलने वाला ये दक्षिण का एक मूवमेंट है पिको। पश्चिमी घाट का भाग जिसे वन जिला भी कहा जाता है, वहाँ पर ये हुआ। वन जिला जिसे कहा जाता है कर्नाटक में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहाँ पर ये हुआ। होता क्या था कि जैसे ये जो क्षेत्र था, ये पूरा कर्नाटक का क्षेत्र, वहाँ पर काली मिर्च यानी कि मसाले, काली मिर्च, इलायची इत्यादि जो है पैदा होता है, इसका पैदावार होता है, और इसके अनुकूल है ये चीज़ें। अनु अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ठीक है, काली मिर्च, इलायची पैदावार के लिए अनुकूल जलवायु भी पाई जाती है। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर, अंग्रेज शासन करते थे, तो यहाँ पर जो है वन संसाधनों का बहुत शोषण हो चुका था पहले भी, और ये कटाई अगर स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहती तो यहाँ के जो आम लोग थे वो इसकी भयावह स्थिति इसके बाद जो पैदा होती उसको समझ रहे थे। इसीलिए स्थानीय ग्रामीणों के विरोध करने पर जो है, जब सरकार ने बहुत सकारात्मक कदम ना उठाए, तो पांडुरंग हेगड़े, नाम याद रखिएगा, पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े जो थे, उनके आह्वान पर, इनके इनिशिएशन पर बड़ी संख्या में स्थानीयों में कौन कौन थे? महिलाएं, बच्चे, स्थानीय युवा, इन सब लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और लगभग 30 दिन चले हुए अहिंसक नॉन वायलेंस वाले आंदोलन में, ठीक है, नॉन वायलेंस वाले आंदोलन में, अहिंसक आंदोलन में अंततः जो है व्यवसायिक और औद्योगिक हितों के कारण उत्पन्न पारिस्थितिकी खतरे, यानी कि इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस जो होता, इकोलॉजिकल डेंजर या डिस्टरबेंस जो होता, उसके बारे में लोगों को बताया गया, और जो है इस आंदोलन को चलाया गया, जिससे बाद में सरकार ने भी काफ़ी सबक लिया और पेड़ों के कटने पर रोक लगी, अंधाधुंध कटाई पर बेसिकली रोक लगी। ठीक, अब चौथा एक इंपॉर्टेंट आंदोलन है, नाम लोगों का इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं रेड कलर से कोशिश कर रहा हूं कि लिख दूं। चौथा इंपॉर्टेंट आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, तो इसके विषय में समझते हैं। सबसे पहले तो नर्मदा पर जो बनाई जा रही थी एक परियोजना, इसका नाम है सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध। तो सरदार सरोवर योजना चल रही थी, इसमें सरदार सरोवर पर एक मल्टी प्रोजेक्ट बन रहा था, ठीक है ना, बहुउद्देशीय। ठीक है, तो ये जो आपका अब था क्या कि सरदार सरोवर जो बहुउद्देशीय बांध बन रहा था, इससे ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र को भी पानी दिया जाने की बात चल रही थी। किसको किसको दी जा रही थी? एक तो मध्य प्रदेश दिया ही जा रहा था, लिख रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश को दिया ही जा रहा था, उसके साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र को भी पानी देने की बात चल रही थी। इसमें यही नहीं था, ये 130 मीटर ऊंचा बांध बनना था, और इसमें क्या था कि इसकी जो सहायक जितने भी नदियां थीं, ठीक है, उस पर 30 बड़े बांध बनने थे। 30 बड़े बांध किन पर बनने थे? नर्मदा की सहायक नदियों पर, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होने थे? छोटे बांध भी
बनने थे और जलाशय निर्मित किए जाने थे। अब टोटल इसमें क्या होता कि 1 लाख लोग डिस्प्लेस होते यानी कि अपनी जगह से कहीं और जाना पड़ता। उसके साथ साथ 3,50,000 की हेक्टेयर भूमि जो है वो आपका परियोजना में चली जाती। लगभग 2 लाख के आसपास की हेक्टेयर कृषि भूमि, 2 लाख के आसपास की कृषि भूमि जो है, 2 लाख के आसपास की, ये भी उस नदी परियोजना जो चल रही थी उसमें चली जाती। तो सरदार सरोवर बांध का दुष्प्रभाव तो होता ही होता, उसके साथ साथ जो ऊंचाई थी उससे होने वाली भी परेशानी थी कि इन केस कभी अगर ऐसा डैमेज होता है तो आसपास के गांव, शहर के शहर जो भी होंगे सटे हुए, वो सब डूब जाएंगे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है। अब एक चीज़ और आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ, विश्व के जितने भी बड़े बांध हुए हैं, बने हैं, चाहे वो करीबा बांध हो, एक सेकंड, चाहे वो करीबा बांध हो, ठीक है, जो कि जिम्बाब्वे में है, ठीक है, जो कि जिम्बाब्वे में है। इसके अलावा आपका डैनियल जॉनसन डैम है, डैनियल जॉनसन डैम है, ये आपका कनाडा में है, ठीक है। इसके बाद आपका है ब्राट्स्क डैम, ये आपका रूस में है, ठीक है। इसी तरह से और भी जितने भी बड़े डैम बने हुए हैं, ठीक है। गुरी है, आसवान है, आसवान बहुत फेमस है, ठीक है ना, ये खार्तूम के आसपास मुझे लगता है, सूडान में है, ये आसवान डैम है, ठीक है। ये सारे डैम के बनने से जो माइग्रेशन होता है लोगों का, यानी कि जो डिस्प्लेस होते हैं लोग अपनी जगह से, वो बहुत ही भयानक होता है। उसके साथ साथ रहने वाले लोग जो बचे हुए रहते हैं उनको भूखमरी और अन्य चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि होती है उस डैम के क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक डैम बन रहा है, लेकिन लोगों के विस्थापन को अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से इन्वायरमेंट के अगेंस्ट होने वाला काम है, ठीक है। हालांकि उससे बिजली पैदा होती है और सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइज होने से अब औद्योगिकीकरण की बहुत आवश्यकता भी हो गई है, परंतु ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इसमें जो लोग आगे आए उसमें सबसे बड़ा नाम आता है आपका मेधा पाटेकर का। नर्मदा बचाओ में मेधा पाटेकर ने बहुत अहम भूमिका निभाई, ठीक है। उसके बाद इसमें साथ साथ बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति रॉय, आपने नाम सुना होगा, तथा फिल्मी हस्तियों लाइक आमिर खान, इन लोग का भी जो है सहयोग मिलता है। इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया, तो बहुत सारी चीज़ें की। पहले तो सत्याग्रह किया, ठीक है, सत्याग्रह किया, जल समर्पण किया, ठीक ना, जल समर्पण किया, एक सेकंड, जल समर्पण किया, पा के ऊपर है, ठीक है। फिर रास्ता रोको, ठीक, भूख हड़ताल तथा रैली। इससे ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, इन लोग के इस सारे एजेंडे से कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ा नहीं। रिजल्ट जो होता है वो मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि आज की डेट में सरदार सरोवर डैम है और वो पानी भी दे रहा है। रिजल्ट क्या हुआ कि 130 मीटर की ऊंचाई को सुप्रीम कोर्ट ने 90 मीटर कर दिया। वर्ल्ड बैंक जो इस प्रोजेक्ट में पैसे देने वाला था, उसने क्या किया कि परियोजना से अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, विश्व बैंक ने समर्थन वापस ले लिया। और विस्थापित जो लोग हो रहे थे, जो लोग विस्थापित थे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एक बार मैं इस चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। हुआ क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो थी उसी के साथ स्टार्ट हुआ। ये जो मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट था, इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र को भी पानी मिले, इसके लिए 130 मीटर ऊंचाई का बांध और नर्मदा की सहायक पर 30 बांध और छोटे बड़े, उसके साथ साथ अनेक जलाशयों के निर्माण के एक प्रोजेक्ट था। अब इसमें होता क्या कि
आसपास की बस्तियों को स्थापित होना पड़ता, लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य होती है और लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि अन्य, वो सब इस डैम के बनने में चली जाती और लगभग 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित होते। मैंने बताया कि जितने भी विश्व में डैम बने हैं, चाहे सबसे बड़ा डैम जो है वर्ल्ड का वो करीबा डैम है आज की डेट में, जो कि जिम्बाब्वे में है। इसके अलावा जो डेनियल डैम है, ब्रस डैम है रशिया का, या आसवान डैम है आपका सूडान के आसपास, ठीक है, वहाँ पर जी बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं और बहुत गरीबी आ जाती है। यानी कि डैम जहाँ बनता है, कहने के लिए तो उससे हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निकाले जाते हैं, लेकिन बनने के बाद से गरीबी का जो है मंजर वहाँ पर आ जाता है। तो इसमें साथ दिया मेधा पाटेकर जी ने, जो सबसे आगे थी, अगुआ थी, इस लेकर चल रही थी। बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय और अन्य फिल्मी कलाकार जैसे आमिर खान और लोकेलाइट कुछ लोग, ये लोग ने सत्याग्रह, जल समर्पण, रास्ता रोको, भूख हड़ताल और रैली, बहुत सारी चीज़ें की, परंतु ये बहुत ज़्यादा असरदारक नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं कि 130 मीटर ऊंचाई के बांध को 90 मीटर कर दिया जाए। परंतु विश्व बैंक के पास जब ये सारी खबर पहुंचती है तो विश्व बैंक क्या करता है कि अपना समर्थन वापस ले लेता है इस डैम को बनाने का, क्योंकि लोग विस्थापित हो रहे थे और जितने पैसे देने थे उतने नहीं देते। उसके साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो भी लोग यहाँ से विस्थापित होते हैं उनके रहने के लिए जो है हम लोग पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो अब अगला आंदोलन देखते हैं। ये था ये आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं साइलेंट वैली आंदोलन। तो 90s में आया हुआ साइलेंट वैली आंदोलन। सबसे पहली बात, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। केरल के और भी बहुत सारे हैं। तो इराविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पे, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है केरल का। उसके साथ पम्बदम शोला है एक नेशनल पार्क वहाँ पर, और साइलेंट वैली भी एक नेशनल पार्क है। तो ये जो आंदोलन था ये केरल में स्टार्ट हुआ। तो केरल के किस ज़िले में स्टार्ट हुआ, अगर कभी कभार ये पूछे तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसका ज़िला में स्टार्ट हुआ। ये जाना जाता है अपने एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट के लिए जाना था। एवरग्रीन मतलब हो गया सदाबहार, ठीक है, सदाबहार। ट्रॉपिकल मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय, और फॉरेस्ट मतलब हो गया वन। तो उष्ण कटिबंधीय वन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बनाई जा रही थी जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका विरोध किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में दुर्लभ जंतु और पादप जो फ्लोरा फौना था वो काफ़ी रेयर था। रेयर यानी कि दुर्लभ जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, इसलिए जो है इसका विरोध किया गया इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। और अंत में ये जब सफल रहा बुद्धिजीवियों के द्वारा चलाए गए आंदोलन में, तो 1985 में उसे क्या किया गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। और आज भी साइलेंट वैली में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। साइलेंट वैली नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसका बहुत सारा क्षेत्र अभी भी आज की डेट में भी अछूता है, वहाँ कोई जाता नहीं है, इतना ज़्यादा घना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जान ही रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय में पेड़ बहुत घने हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु जो वहाँ के हैबिटेट हैं वो पाए जाते हैं, मसालों की खेती होती है, उसके साथ साथ औषधीय वृक्ष भी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो शांत क्षेत्रों में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लॉयन टेल्ड मकाक होता है, लॉयन टेल्ड मकाक। मकाक की स्पेलिंग तो मुझे नहीं मालूम है, मैं लिख दे रहा हूँ मकाक, आप चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। नीलगिरी में पाया जाने वाला लंगूर होता है, नीलगिरी में पाया जाने वाला लंगूर होता है। बाघ इत्यादि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। फिर एक आंदोलन है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये आपका हुआ था 1980 में सिंहभूम में, झारखंड में, ठीक। किन वृक्ष के लिए हुआ था? तो साल के वृक्षों की कटाई ना हो, साल वृक्ष के लिए हुआ था, ठीक है। और
कहा गया कि साल वृक्ष को काट देंगे और वहाँ पर सागौन लगाएंगे, तो वहाँ के आदिवासियों ने बुरी तरह से विरोध किया। ठीक है, ठीक है। और पर्यावरणों ने इसे अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म क्या कहा, अग्रीड गेम ऑफ पॉलिटिकल पॉपुलिज्म कहा। ठीक है, पर्यावरणविदों में, क्योंकि एक तरह से क्या था, लालच, राजनीतिक लालच का खेल था। फिर एक आंदोलन और है जिसका नाम है बलिया पाल आंदोलन, बलिया पाल आंदोलन। ठीक है ना। तो ये जो आंदोलन था ये भी उड़ीसा में हुआ था 1986 के दौर में। और इसमें जो है बलियापाल और भोगराय, दो गांव जो कि बालेश्वर जिले में पड़ते हैं, बालेश्वर जिले में स्थित बलियापाल ठीक है, बलियापाल तथा भोगराय। ठीक है, इन दो गांवों में जो है ये हुआ था। और सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज, नेशनल टेस्टिंग रेंज की स्थापना की जा रही थी, नेशनल टेस्टिंग रेंज की स्थापना की जा रही थी। यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही थी। इसके लिए बहुत सारे, लगभग 45,000 के आसपास ग्रामीणों के निष्कासित होने का यहाँ पर जो है एक खतरा था। तो 3 साल चला हुआ यह आंदोलन था आपका बलियापाल आंदोलन, और अंततः जो है सरकार को हार माननी पड़ी और सरकार के विरुद्ध जब ये लोग संगठित हो गए। उसके अलावा 2 आंदोलन और आते हैं, जिसमें है एक टिहरी आंदोलन। तो नाम तो आपको पता चल गया होगा, टिहरी जो बांध बना था मतलब। तो टिहरी आंदोलन उसी समय में 1990 के दशक में आपको उत्तराखंड के, यूके लिख रहा हूँ, उत्तराखंड के टिहरी में भागीरथी नदी पर है, आपको पता होगा भागीरथी नदी पर वर्तमान में टिहरी बांध है। तो भागीरथी पर निर्माणाधीन बांध था। तो वीरेंद्र दत्त सकलानी, और इसमें जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी, इसका नाम था वीरेंद्र दत्त सकलानी। ठीक है, वीरेंद्र दत्त सकलानी जो थे वो प्रमुख थे, उन्होंने इस आंदोलन का जो है स्टार्टिंग किया था और टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना भी की थी। उस क्षेत्र की जो सिस्मिक सेंसिटिविटी थी, यानी कि भूकंप क्षेत्र की संवेदनशीलता थी, उसके कारण ये सब टिहरी कस्बे का डूब जाना, वन क्षेत्र इत्यादि का तबाह हो जाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो रही थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसी आंदोलन के लिए आमरण अनशन किया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टिहरी आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने आमरण अनशन किया। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने आमरण अनशन इसी के लिए किया, परंतु टिहरी का निर्माण कार्य चलता रहा और सफलता नहीं मिली। तो ये एक तरह का असफल प्रयास था। ठीक है, ये असफल प्रयास था। और मैती आंदोलन, लास्ट जो मैं बता रहा हूं वो है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन में क्या था कि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये भी था, यूके के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में। नाम किसका था? कल्याण सिंह रावत था। कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ और विश्व स्तर में इनको ख्याति भी हुई इस आंदोलन के लिए। 94 में रावत जी ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके यानी कि मैती से एक पौधा लाने की प्रारंभ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जूता चोरी होता है, आपको पता है जूता चोरी होता है, तो इन्होंने कहा कि अब जूता नहीं चोरी होगा, हाई जूता उता चोरी नहीं होगा, जूता होता जाए भाड़ में। ठीक है, अब क्या लाना है? एक पेड़ लाएंगे। कौन लाएगा? लड़के वाले, यानी कि दूल्हा जो है लड़की वाले के लिए एक पौधा लगाएंगे, लड़की के घर में एक पौधा लगाएंगे। ऐसा कुछ मायके मतलब मैती मतलब होता है मायका। ठीक है, तो ये परंपरा शुरुआत हुई और ये एक विचारधारा बन गई इस तरह की। इससे प्रभावित होकर कनाडा, नॉर्वे,
ठीक है, चीन इत्यादि देशों में भी, उसके साथ अमेरिका, ऑस्ट्रिया, बहुत सारे देशों में इस तरह की जो है संबंधित घटनाएं देखी गई। अब आता है कुछ लोगों का नाम। तो नाम मैंने बताया था, तो उसमें इंपॉर्टेंट लोगों का नाम पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने कोई पर्यावरण संरक्षण का प्रयोग तो नहीं किया। महात्मा गांधी, उन्होंने कोई पर्यावरण संरक्षण शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन एक पर्यावरणवादी के रूप में उनको स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इत्यादि के लिए हम लोग जानते हैं। 1909 में लिखा हुआ एक उनका बुक था हिंद स्वराज, इनकी जो बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो मटेरियलिज्म, भौतिकतावादी बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसके प्रति मानवता को सतर्क किया जाना चाहिए और पश्चिम औद्योगिकीकरण का जो है डायरेक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए। नदी इत्यादि प्रदूषित होती है तो स्वच्छता का ध्यान दिए। वो जहाँ रहते थे, अपने साबरमती थे, वहाँ पर भी वो स्वच्छ रखते थे, झाड़ू उड़ू लगाते हुए। किसी मूवी में आप देख सकते हैं काल्पनिक चीज़ों को, ठीक है। उनके हिसाब से पृथ्वी, वायु, जल, भूमि इसका प्राकृतिक संपदाएं हैं, पूर्वजों से प्राप्त विरासत नहीं है, इसलिए बच्चों से लिया गया एक तरीके से ऋण है। तो कम से कम ये करना कि उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जस का तस वापस करना, ठीक है। उनका एक प्रसिद्ध कथन था कि यह पृथ्वी सभी मनुष्यों की आवश्यकता को तो पूरा कर सकती है, परंतु उनके लालच को नहीं, ठीक है। तो ये कथन भी याद रखना है कि यह पृथ्वी सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, परंतु उनके लालच को नहीं। तो ये वो याद रखिएगा, इसका स्टेटमेंट है। उसके साथ साथ इन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन इत्यादि चीज़ें की। अब इंदिरा गांधी जो है वो भी जानी जाती हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रयास किए। उन्होंने 74 में इंदिरा गांधी जो है 1974 में आपका स्टॉकहोम, स्वीडन में, ठीक है, मानव पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित किया। किसको सम्मेलन किया? मानव पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित किया। और इन्होंने पर्यावरण चुनौती, निर्धनता, उसके अंतर संबंधों को उल्लेख किया। उसके साथ साथ एक जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो इन्होंने बनाया 1974 में, ठीक है, वाटर पोल्यूशन और जो भी अधिनियम था, मतलब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ठीक है ना, कंट्रोल एवं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एवं, तो पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपका प्रिवेंशन मतलब निवारण हो गया, और रेगुलेशन अगर उसके साथ में आगे चीज़ें लागू करनी है तो वो नियम 1974 में बनाया। फिर 1972 में आप वाइल्ड लाइफ पढ़ ही चुके हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना कर दी। आपको पता है किस लिए किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की स्थापना इन्हीं के टाइम में हुई। तो इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें थी। फिर इन्होंने एक विभाग बनाया, पर्यावरणीय सूचना तंत्र, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड स्थापित किया, ठीक है। फिर आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, SL बहुगुणा। तो SL बहुगुणा से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। SL बहुगुणा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो SL बहुगुणा को करते हुए कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जो भी हम लोगों ने इसमें था। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बहुत महत्वपूर्ण क्लॉजेज, चैप्टर्स छूटे हुए हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स छूटे हुए हैं, लाइक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें छूटी हुई हैं। या फिर जैसे रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन में, वो तो मैं करा दूंगा आपको। कुछ और जैसे WPA एक्ट के अंदर में सब एक्ट्स जो छूटे हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। भारत का जो डिवीज़न किया जाता है फिजियोग्राफिक, उसमें कौन सी कहाँ लेते हैं, 10 टोटल पार्ट किया गया। फिर फर्दर उसको गंगेटिक प्लेन और इधर उधर बांटते हैं, वो एक बारी मैं आपको मोटी मोटा थोड़ा सा बता दूंगा। और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और फिर करंट के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक कोई लेक्चर नहीं किया है,
फिर भी अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स करते हो तो जब भी मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मुझे आशा है कि 2 से 3 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करने शुरू कर देंगे यूपीएससी के। तो जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा तो जितने भी आपके दोस्त होंगे, हालांकि एक कंपटीशन रहता है, लेकिन फिर भी आप अपने सारे दोस्तों को वो वीडियो सीरीज तो जरूर जोड़ दीजिएगा। अपने रिलेटिव्स को जो भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हैं इसमें पर्यावरण से संबंधित चीज़ें आती हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, ठीक है, आरओ हो, एआरओ हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है, इवन सीजीएल का दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हो, टीचर की वैकेंसी दे रहे हो, कोई भी वैकेंसी आप देख रहे हो, ठीक है, आपके लिए वो सेक्शन जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा वो सेक्शन रामबाण होगा। अगर केवल आप वही क्वेश्चन 100, 50, 150 जो भी मैं कराता हूं केवल वही क्वेश्चन कर जाएंगे तो भी मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन कहीं पर इन्वायरमेंट का आता है तो बड़े आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आप उसके बेसिस पर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने देने का मूड बनाया है और मेरा डेटा पूरा जो हम लोग की टेक्निकल टीम है उसके द्वारा तैयार कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी वो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।